दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के प्रमुख चैप्टर कोशिका और आनुवांशिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये कोशिका से है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों याद रखिएगा, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है और जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनक से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। प्रायस लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, गलत है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, गलत है। विषाणु समवायरॉयड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, सही है। और रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों वायराइड्स अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि और जनन करते हैं। एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं, इसमें में न्यूक्लियक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता और अन्य प्रश्नगत जो कथन है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा कठिन भी है। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, गलत है। तीसरा है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। ये कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है जिसके कारण इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति भी होती है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ये पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। तो याद रखिएगा, जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी या रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रसधानी टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति या कोशिका केंद्रक? तो सही उत्तर है कोशिका भित्ति। दोस्तों पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि पादप कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाता है जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहलाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के केशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है।
श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं और शेष क्रियाएं माइटोकांड्रिया में। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न यही फिर से है कि कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो माइटोकांड्रिया है। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या होता है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है। ऑप्शन है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर ए और बी दोनों से। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली अर्धपारगम में सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन ने 1959 में ये अवधारणा प्रस्तुत किया कि कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा और मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड के द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर और निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं जिसके बीच में कुछ प्रोटीनें होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकांड्रिया या फिर लाइसोसोम और माइटोकांड्रिया। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका और राइबोसोम की भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, एक अंतःद्रव्ययी जालिका की कला से राइबोसोम लगे होते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को कहते हैं क्या, तो ऑप्शन है एप्टोटोसिस, काल प्रभावन, अपहरासन या ऊतक क्षय। तो सही उत्तर एप्टोटोसिस, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु जो होती है या पीसीडी में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एप्टोटोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रोयोनिक डेवलपमेंट और अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ऑप्शन है ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला या जल अपघटन। तो सही उत्तर है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन बी। दोस्तों, श्वसन तंत्र या रिस्पायरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है और ये चक्र कोशिका के माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है और इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। कोशिका के बाद आइए आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों, आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए उन्हें आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है, तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो जोहार ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वो कौन सा था, तो ये था गार्डन पी यानी मटर, ऑप्शन सी। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक या आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन करके 3 नियम प्रतिपादित किए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर या उपर्युक्त सभी पर? तो सही उत्तर है मेंडल के आनुवांशिकता का नियम लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? तो उत्तर है जीन्स का चित्रण यानी ऑप्शन बी। दोस्तों, जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान
समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक? तो सही उत्तर है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई जीन है। दोस्तों, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। और जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, जीन जो है वो क्या है, आपको बताना है। इसमें पूछा गया है कि जीन क्या है, तो सही उत्तर है जीन दोस्तों डीएनए का एक भाग होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का अत्यधिक लंबा और कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए के अणु 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, यह प्रायः सार्वत्रिक होता है, बिल्कुल सही है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं, सही है। यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होता है, बिल्कुल सही है। इसमें एक प्रारंभन, एक समापन कोडान होता है। तो ये सभी चारों ही कथन जेनेटिक कोड की विशेषताओं में शामिल हैं। दोस्तों, जेनेटिक कोड प्रायः सार्वत्रिक होता है। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। आनुवांशिक कोड पद्धति में 4⁻³ यानी 64 त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं जिन्हें कोडान कहते हैं। ये नॉन ओवरलैपिंग और नॉन एम्बिजियस होते हैं और कोमा रहित यानी कोमालेस होते हैं। आनुवांशिक कोड के 14 कोडान्स में से 3 कोडान UAA, UGA, UAG ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते हैं। इनको समापन कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। AUG यानी मेथिनीन नामक अमीनो अम्ल के कोडान को प्रारंभन कोडान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है क्या? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन? तो सही उत्तर है उत्परिवर्तन, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। उद्विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं कैसे? तो उत्तर है क्रोमोसोम के द्वारा। दोस्तों, जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं और इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर हैं 1888 में। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती हैं और क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर डीएनए के भाग होते हैं लेकिन कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रीबोवायरस में। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी हैं? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है डीएनए। दोस्तों, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रहण करने और प्रेषण करने के अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो सही उत्तर है 2 रज्जुकों की पूरकता। दोस्तों, डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण और उनका प्रेषण है। डीएनए की द्विरज्जुकों की पूरकता ही उसे कार्य के लिए सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विवरण कैसे प्राप्त होता है? आपको बताना है। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या उपर्युक्त सभी से? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी से। दोस्तों, जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण उपर्युक्त तीनों से लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है।
अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल, सूटन और बोवेरी, मूलर या फिर बाल्डेयर ने? तो सही उत्तर है सूटन और बोवेरी ने। वाल्टर सूटन और थियोडोर बोवेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, जीन अणु यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो उत्तर है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। दोस्तों, डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, एफ एच विल्किंस और आर फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में जीन अणु यानी डीएनए का कुंडलीदार विन्यास प्रस्तुत किया। इनके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक अक्ष रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार रचना बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाटसन और क्रिक का संबंध किस खोज से है? तो उत्तर है डीएनए की संरचना से। अगला प्रश्न यही है कि डीएनए की द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो उत्तर है आपका आनुवांशिकी हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों, जेम्स वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जो जीन संरचना की खोजों के लिए प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर वाटसन और फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किंस को संयुक्त रूप से 1962 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल मिला था। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो उत्तर है वाटसन और क्रिक के द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एफ विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। और आप जान लीजिए कि उनका कहना है कि डीएनए द्विकुंडलिनी या डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है और इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं और प्रत्येक क्षारक युग्म प्रत्येक 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की है? तो दोस्तों, डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने नहीं की है। तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने नहीं की है। आप जान लीजिए दोस्तों, डीएनए की पहचान सबसे पहले 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, डीएनए की कुंडलीकार संरचना का सिद्धांत जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो उत्तर है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से ये पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवांशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लियक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो उत्तर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा, बारबरा मैक्लिंटॉक ने। दोस्तों, जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लिंटॉक थे, जिन्हें 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवांशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन या साइटोसिन? तो सही उत्तर है टायरोसिन। दोस्तों, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है।
टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए एक न्यूक्लियक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं की जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है कौन सी? तो सही उत्तर है डीएनए में दोस्तों डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आप याद रखिएगा, जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लियक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियक अम्ल यानी डीएनए और राइबो न्यूक्लियक अम्ल यानी आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लियक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनी समाक्षार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसाल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोज तथा नाइट्रोजनी समाक्षार एडेनिन, ग्वानिन, यूरिसिल और साइटोनिन होता है। अगला प्रश्न है राइबोजाइम्स होते हैं क्या? तो सही उत्तर है राइबोजाइम्स आरएनए होते हैं। राइबो न्यूक्लियक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केस तथा सिडनी अल्टमान ने 1989 में जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या। ऑप्शन है दोस्तों आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है या वजन के साथ बढ़ती है। तो सही उत्तर है स्थिर रहती है। दोस्तों सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या निश्चित और स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। बंदर में, चीता में, तितली में या छिपकली में। तो सही उत्तर है छिपकली में। दोस्तों छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं और इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। अगला प्रश्न है साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो सही उत्तर है 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY और महिला में XX होता है जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्र बनता है और जिसे XX मिलते हैं वो पुत्री। अगला प्रश्न है मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर है 23 जोड़े। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका मुख्य होती है। तो ये गलत है। स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं, सही है। तो ए गलत जबकि आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्म को यानी शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण होता है और ये अगुणित होते हैं। इन युग्मकों के निषेचन से युग्मनज बनते हैं जिसे बालक में 44 प्लस XY गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है पुरुष जीन संगठन होता है क्या। तो उत्तर है पुरुष जीन संगठन XY होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो उत्तर है पुरुष का Y और स्त्री का X। तो याद रखिएगा पुरुष का Y और स्त्री के X क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है और XX क्रोमोसोम मिलने से स्त्री का जन्म होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, देख सकते हैं आप कि अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करने में, एक्सरे तकनीक, देखिए कोयला खनक और रंगरेज और रंगसाज। तो केवल 2
दोस्तों एक्सरे तकनीक या एक्सरे तकनीकज्ञ जो होते हैं, इन व्यक्तियों में अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। केवल और केवल 2 आपका सही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो अब उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।